हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आती हूं महत्वपूर्ण टॉपिक जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 से संबंधित है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, ये जो यूनिट जोड़ी गई हमारी इस परीक्षा में, तो इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में आज हम दो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। अप्रस्तुत योजना और विरुद्धों का सामंजस्य। इससे संबंधित अब विषयों पर हम बात करेंगे कि क्या है अप्रस्तुत योजना, क्या है विरुद्धों का सामंजस्य क्या है, तो इसी से संबंधित बात करेंगे। तो अगर आप इस परीक्षा से संबंधित क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पर आपको संपूर्ण जानकारी हम देंगे कोर्स के संबंधित, जहां पे हम लाइव क्लासेस भी लेते हैं। जूम पर हमारी लाइव क्लासेस होती है, पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं आपको, और मॉक टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। सिर्फ 999 फीस है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर व्हाट्सअप कीजिएगा। आपको इस परीक्षा से संबंधित सभी बिंदुओं पर आपकी वहां पे, यानी कि आपको सारा नोट्स भी मिलेगा, सारे बिंदु आपके वहां पे कवर होंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली में अप्रस्तुत योजना और विरुद्धों का सामंजस्य क्या है, इन विषयों पर हम आज बात करते हैं। चलते हैं। अप्रस्तुत विधान या अप्रस्तुत योजना, ठीक है, इसकी बात करेंगे हम। अप्रस्तुत विधान या अप्रस्तुत योजना जो क्या है इसकी बात करते हैं, कि जो हमारे इसमें ये जोड़ा गया पारिभाषिक शब्दावली में, तो ये क्या है अप्रस्तुत विधान या अप्रस्तुत योजना। तो अप्रस्तुत विधान शब्द क्या है, संस्कृत से हिंदी में आया। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कहाँ से आया, संस्कृत से हिंदी में आया ये शब्द। किंतु इसका अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ, इसके अर्थ का विकास हिंदी के अपने काव्य शास्त्र की देन है। ठीक है, हिंदी के काव्य शास्त्र की देन है। यानी वर्ण वस्तु के सौंदर्य को उत्कर्ष देने के लिए उसके समानांतर कल्पना द्वारा की जाने वाली रूप योजना ही अप्रस्तुत विधान या अप्रस्तुत योजना कहलाती है। ठीक है, यानी कि क्या है, वर्ण वस्तु के सौंदर्य को उत्कर्ष देने के लिए उसके समानांतर कल्पना द्वारा की जाने वाली रूप योजना अप्रस्तुत विधान कहलाती है। इसे उपमान विधान या अप्रस्तुत योजना भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि उसमें आप ये कंफ्यूज मत होइए कि परीक्षा में लिखा गया है सिलेबस में अप्रस्तुत योजना शब्द और ये अप्रस्तुत विधान है, तो इसको अप्रस्तुत योजना भी कहते हैं, अप्रस्तुत विधान भी कहते हैं, और उपमान विधान के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अप्रस्तुत की योजना यदि कहते हैं किसी के भाव के संकेत पर होगी, अर्थात सौंदर्य या माधुर्य, भीषणता, कांति, दीप्ति इत्यादि की भावना में वृद्धि करने वाली होगी, तब क्या होगी, तब तो वो क्या होगी, काव्य के प्रयोजन की होती है। यानी अप्रस्तुत योजना जो होती है, अगर किसी भाव के संकेत पर होगी या सौंदर्य पर होगी, यानी माधुर्य पर होगी, इन भावनाओं पर अगर केंद्रित होगी, तब वो कैसी होगी, काव्य के प्रयोजन की होगी। लेकिन यदि केवल ये रंग, आकृति, छोटाई, बड़ाई, इन सारे विषयों के हिसाब किताब पर बैठाकर की जाएगी, तो कहते हैं ये निष्फल ही नहीं अपितु क्या होती है, बाधक होती है। इसलिए जो अप्रस्तुत योजना होती है किसी भाव संकेत पर वो निर्धारित होती है, जैसे सौंदर्य हो गया, है ना, कांति हो गई, माधुर्य आदि जो भाव है। तो शुक्ल जी ने इसके लिए जो शब्द प्रस्तुत किए, शुक्ल जी ने इसका प्रयोग किया इस शब्द का। तो उपमान के लिए इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया, अप्रस्तुत शब्द का प्रयोग किया रामचंद्र शुक्ल जी ने। उनके अनुसार वो लिखते हैं कि प्रस्तुत वस्तु और अलंकारिक वस्तु में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, अर्थात अप्रस्तुत वस्तु प्रस्तुत वस्तु से रूप, रंग आदि में मिलती जुलती हो। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके उपमान दिए। ठीक है, कहते हैं कि इस कथन से यानी दो बातें सामने आती हैं, कि क्या, कि शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं, कि एक तो अप्रस्तुत अलंकारिक वस्तु है, अप्रस्तुत क्या है, एक अलंकारिक वस्तु है, और वह दूसरे वह कवि के द्वारा लाई जाती है। अप्रस्तुत क्या है, एक अलंकारिक वस्तु है और कवि द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। जी ठीक है, शुक्ल जी लिखते हैं, कथन आता है, नोट डाउन कर लीजिएगा कथन, कि जब काव्य में कोई प्रस्तुत अवयव होना आवश्यक ठहरा, तब उसके अतिरिक्त और कुछ रूप विधान होगा, वह अप्रस्तुत होगा। पर इस अप्रस्तुत अवयव का होना अनिवार्य नहीं है। कोरे वस्तु व्यापार, वर्ण और स्वभावोक्ति में अप्रस्तुत विधान नहीं रहता, पर रसात्मकता रहती है। ठीक है, ये शुक्ल जी का कथन है। और उन्होंने उपमान शब्द के स्थान पर अप्रस्तुत विधान और अप्रस्तुत योजना, इन दो शब्दों का यहाँ पर शुक्ल जी ने प्रयोग किया है। तो ये चीज ध्यान रखना कि किन शब्दों का प्रयोग किया, अप्रस्तुत विधान और अप्रस्तुत योजना का प्रयोग किया। यानी और इनमें से कहते हैं, वो इनमें से एक दूसरा जो अधिक युक्ति संगत कारण बताते हैं, अप्रस्तुत शब्द विशेषण है। यानी वो बताते हैं क्या है, अप्रस्तुत क्या है, शब्द विशेषण है। ठीक है,
किंतु अप्रस्तुत विधान शब्द में क्या है, अप्रस्तुत का प्रयोग विशेष रूप में होता है। अप्रस्तुत विधान क्या है, विशेष है, और अप्रस्तुत क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, कहते जहां विशेष रूप से इसका प्रयोग होता है और वहां अर्थ परिवर्तन हो जाता है, यानी जहां इसका विशेष के रूप में प्रयोग होता है वहां उसका अर्थ दूसरा हो जाता है, और ऐसे प्रसंगों में जो इसका अर्थ होता है वो विषय विरुद्ध बोलना कहलाता है। ठीक है, अप्रस्तुत विधान का मतलब क्या अर्थ हो जाएगा, जहां विशेष के रूप में जब प्रयुक्त होगा तो क्या होगा, उसका अर्थ हो जाएगा विषय विरुद्ध बोलना या अनर्गल प्रलाप करना। ठीक है, लेकिन कहते हैं जो अप्रस्तुत विधान शब्द है उपमान के लिए उतना उपयुक्त नहीं है जितना अप्रस्तुत योजना है। ठीक है, तो अप्रस्तुत विधान की जगह ज्यादातर क्या प्रयोग किया जाता है, अप्रस्तुत योजना का ही शब्द प्रयुक्त होता है। ठीक है, अप्रस्तुत के प्रयोग के औचित्य के संबंध में अगर हम बात करें तो कुछ विचारकों के कथन आते हैं कि उपमान शब्द अपने आप में जितना व्यापक अर्थ का बोधक है उससे कहीं अधिक व्यापक अर्थ की प्रतीत अप्रस्तुत योजना शब्द से होती है। तो वो कहते हैं, रामदहीन मिश्र लिखते हैं इसके विषय में कि अप्रस्तुत योजना बाहर से लाई जाने वाली सारी वस्तुओं को ग्रहण करती है, चाहे अप्रस्तुत का कैसा ही रूप क्यों ना हो, अप्रस्तुत विशेष हो, विशेषण हो, क्रिया हो, मुहावरा हो, चाहे कुछ भी हो, इसके भीतर सब समा जाते हैं। ये रामदहीन मित्र लिखते हैं। तो अलंकारिक योजना के उपमेय और उपमान इन दो उपादानों में से अप्रस्तुत योजना का एक विशेष महत्व है, और ये क्या है, काव्य का प्राण तत्व है। अप्रस्तुत योजना क्या है, काव्य का प्राण तत्व है। इससे काव्य में क्या आती है, रसाद्रता आती है, और प्रभविष्णुता आती है, प्रेषणीयता और मर्म स्पर्शिता का संचार होता है काव्य के अंतर्गत। ठीक है, और इसी अप्रस्तुत योजना के द्वारा काव्यगत भाव प्रमाता के लिए संवेदनीय बन जाता है, और अप्रस्तुत योजना से अलंकृत कविता पाठक एवं श्रोता को काव्यानंद प्रदान करने में समर्थ होती है। तो लिखते कहते हैं, कवि जितना ही भाव प्रवण होगा और वह सहृदय होगा, उतनी ही उसकी अप्रस्तुत योजना क्या होगी, मार्मिक और आनंद प्रदान करने वाली होगी। तो ये तो हो गई अप्रस्तुत योजना की बात। ठीक है, इसके लिए अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका आधार ग्रंथ जो जहाँ से लिया गया, चिंतामणि भाग 2 रामचंद्र शुक्ल का जो है, उससे आप इसको पढ़ सकते हैं, और हिंदी साहित्य कोश से भी इसके बारे में, और रस मीमांसा जो शुक्ल जी का है यहाँ से भी आप थोड़ा पढ़ सकते हैं इसके विषय में। इसके बाद अगला एक पारिभाषिक शब्द जो जोड़ा गया है, इसमें आपने देखा होगा विरुद्धों का सामंजस्य। ये विरुद्धों का सामंजस्य क्या है, ठीक है, ये भी जो शब्द है विरुद्धों का सामंजस्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रयुक्त किया गया ये शब्द है। ये, और इस शब्द का ये चीज ध्यान रखना, किसने इस शब्द का प्रयोग किया, रामचंद्र शुक्ल ने इस शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द का उल्लेख उन्होंने किसमें किया, आनंद की साधना अवस्था की जब उन्होंने चर्चा की, इसके दौरान इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। तो आनंद की साधना अवस्था का संबंध काव्य के प्रयत्न पक्ष से होता है, और कर्म क्षेत्र के सौंदर्य को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा, विरुद्धों का सामंजस्य कहा। ये चीज ध्यान रखना, कर्म क्षेत्र के का सौंदर्य ही आचार्य शुक्ल जी विरुद्धों का सामंजस्य कहते हैं उसी को। और कहते हुए लिखते हैं कि लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कली जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, और प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। ये आचार्य शुक्ल का कथन आता है विरुद्धों के सामंजस्य के विषय में। तो इसके शुक्ल जी ने इसके आगे लिखते हैं कि विरुद्धों के सामंजस्य को परिभाषित करते हुए लिखा, कहते हैं कि दीन और असहाय जनता को निरंतर पीड़ा पहुंचाते चले जाने वाले क्रूर आताताइयों को उपदेश देने, उनसे दया की भिक्षा मांगने और प्रेम जताने तथा उनकी सेवा शुश्रूषा करने में ही कर्तव्य की सीमा नहीं मानी जाती है। वो कहते हैं कि कर्म क्षेत्र एकमात्र सौंदर्य नहीं कहा जा सकता है, कर्म क्षेत्र का एकमात्र सौंदर्य यही नहीं कहा जा सकता, यानी मनुष्य के शरीर के जैसे दक्षिण और वाम दो पक्ष होते हैं, तो वैसे ही शुक्ल जी लिखते हैं कि वैसे ही उसके हृदय के भी कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण दो पक्ष होंगे और बराबर रहेंगे। तो कहते हैं काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है। तो वही वो कर्म क्षेत्र के सौंदर्य की बात करते हैं विरुद्धों के सामंजस्य में। तो वो लिखते हैं, कहते हैं काव्य के दो पक्ष निर्धारित किए उन्होंने, सौंदर्य पक्ष और संघर्ष पक्ष। सौंदर्य पक्ष का संबंध बताते हैं प्रेम भावना से होता है, यानी वात्सल्य, रति, भ्रातृत्व आदि का जो प्रेम है वो सौंदर्य पक्ष कहलाता है, और दैनंदिन जीवन संघर्ष से इतर नहीं होता।
उसके बाद लिखते हैं, जीवन की परिस्थितियों में संघर्ष पक्ष के साथ सौंदर्य पक्ष का सम्मिलन करके जो काव्य लोकहित में होता है वही विरुद्धों के सामंजस्य का उदाहरण होता है। ठीक है, यानी शुक्ल जी लिखते हैं कि जीवन की परिस्थितियों में संघर्ष पक्ष के साथ जब सौंदर्य का पक्ष सम्मिलन कर लिया जाता है, सौंदर्य पक्ष को भी सम्मिलित कर लिया जाता है और उसके सहयोग से जो काव्य होता है वो लोकहित में होता है, जो काव्य वही विरुद्धों के सामंजस्य का उदाहरण है। लोकहित में स्वाभाविक रूप से मनुष्य की वे भावनाएं आती हैं, कहते हैं लोकहित में स्वाभाविक रूप से मनुष्य की वे भावनाएं आती हैं जो लोक कल्याण यानी मानव जाति के कल्याण को अभिव्यक्त करती हैं। ठीक है, और आचार्य शुक्ल ने काव्य की श्रेष्ठता का प्रमाण ही विरुद्धों के सामंजस्य को माना, यानी शुक्ल जी कहते हैं कि काव्य की श्रेष्ठता विरुद्धों के सामंजस्य से है। ठीक है, रामचरितमानस को श्रेष्ठतम इसलिए काव्य उन्होंने माना क्योंकि उसमें विरुद्धों का सामंजस्य श्रेष्ठतम सामंजस्य है। जहां राम एक और रावण जैसे आताताई से पृथ्वी को मुक्त करने का करते हैं तो क्या है, संघर्ष दिखाई पड़ता है। वही दूसरी ओर क्या होता है, दाम्पत्य भ्रातृत्व सहित समस्त रिश्तों को आदर्श पूर्वक वो निभाते हैं, तो ये प्रेम है। यानी संघर्ष और प्रेम जहां एक साथ आ जाते हैं वही विरुद्धों का सामंजस्य कहलाता है। तो कहते हैं काव्य में जब ये दोनों चीजें होती हैं तो वही काव्य लोक कल्याणकारी लोकहित में माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने आनंद की साधनावस्था या प्रत्यक्ष पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों के उदाहरण के रूप में जिनको चित्रित किया था वे कौन कौन से थे, रामायण थे, महाभारत थे, रघुवंश, शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम हिंदी में रामचरितमानस, पद्मावत उत्तरार्ध, हम्मीर रासो और पृथ्वीराज रासो, छत्रसाल प्रकाश, ये सभी प्रबंध काव्य जो हैं, और भूषण आदि कवियों की जो वीर रसात्मक, मुक्तक और आल्हा आदि प्रचलित वीर गाथात्मक गीत हैं, उर्दू के वीर रसात्मक मर्सिये, और यूरोपीय भाषाओं में इलियड, ओडेसी, पैराडाइज लास्ट और रिवोल्ट ऑफ इस्लाम आदि, ये सभी बताते हैं कि ये सभी जो ग्रंथ हैं इनमें क्या है, विरुद्धों के सामंजस्य, यानी इस साहित्य का सामान्य वैसे यानी कि विरुद्धों के सामंजस्य का जो सिद्धांत है इन सारी चीजों में, इन सारे साहित्य में देखने को मिलते हैं। तो ये था रामचंद्र शुक्ल जी का विरुद्धों का सामंजस्य का सिद्धांत, यानी वही विरुद्धों का सामंजस्य वही है जहां पर संघर्ष के साथ सौंदर्य पक्ष को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो वही काव्य लोकहित में होता है और वही विरुद्धों के सामंजस्य का उदाहरण होता है। तो जिन जिन रचनाओं को शुक्ल जी ने शामिल किया इसके तहत उन रचनाओं को आप ध्यान रखिएगा, किनको किनको शामिल किया, क्योंकि ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल ने इस शब्द को प्रथम बार प्रयुक्त इस शब्द का प्रयोग किया था अपने काव्य में। तो ये थे जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने लिए, इसे हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली से अप्रस्तुत योजना और विरोधों का सामंजस्य। मिलते हैं कल फिर इसके महत्वपूर्ण आगे के किसी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। तो इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर ये सभी टॉपिक आपको पूरे संपूर्ण टॉपिक आपको मिलेंगे, इस यूट्यूब पर सब कुछ संभव नहीं है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी हमें बता सकते हैं। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। थैंक यू।